तो अपन आज पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का जो एक्चुअल हिंदी नेम होता है वो होता है कूट लेखन और कूट वाचन। हिंदी में से कूट लेखन और कूट वाचन के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस कूट लेखन और कूट वाचन शब्द को पढ़ोगे ना तो आपको एक वर्ड की याद आएगी, एक मुहावरे की याद आएगी, प्रोवर्ब्स जिसे कहते हैं। जैसे बचपन में नहीं कहते थे खुदाई लिखे खुदाई बाचे, सुना है किसी ने? खुदाई लिखे खुदाई बाचे, ये उस बच्चे से कहा जाता था जिसकी बचपन में राइटिंग बहुत गंदी हुआ करती थी। अब उसकी राइटिंग गंदी होती थी तो उसकी मैडम जब उसकी कॉपी चेक करती थी तो क्या होता था कि मैडम उसको डांट के कहती थी, अबे तेरी राइटिंग ऐसी है कि खुद ही लिख सकता है, खुद ही बांट सकता है, हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। अब ये लड़का बड़ा होके क्या बन गया? डॉक्टर। ऐसी राइटिंग होती है डॉक्टरों की, लेकिन एक्चुअली क्या है, डॉक्टरों को वो ट्रेनिंग दी जाती है या फिर ये कह लें कि डॉक्टर फालतू की जल्दी में होते हैं इसलिए इतनी जल्दी लिख देते हैं। उनका भी एक तरीका होता है लिखने का। अब ये डॉक्टर, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या होता है, वो लोग एक पर्चा लिख के देते हैं आपको। जैसे आपके पेट में दर्द हुआ तो आप एक डॉक्टर के पास गए कंसल्टेंट लेने और उसमें पर्चा बना के दे दिया आपको दवाई का। अब क्या हुआ, वो पर्चे को लेकर अगर तुम खुद पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें उसमें समझ में नहीं आएगी, है ना। और जैसे तुम उसको मेडिकल वाले के पास ले जाओगे ना, मेडिकल वाला बस आधी नजर से देखेगा, आधी नजर से ऐसे पट्टे से देखेगा और वो समझ जाएगा कि हाँ क्या लिखा है। और लिखा क्या होता है इसमें? लिखा ये होता है कि मैंने लूट लिया तू भी लूट ले। सिंपल सी बात करें तो ये लिखा होता है कि मैंने लूट लिया तू भी लूट ले। अब वो अपने मर्जी से निकाल के दे देता है। अब ये राइटिंग लिखने का पर्पस क्या है? गांव देहात में डॉक्टर ऐसी राइटिंग क्यों लिख देता है? तो वो इसलिए लिख देता है कि भाई ऐसा ना हो, क्योंकि आदमी बहुत चालू है आजकल का। पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब के पास गए, 200 रुपये फीस दी, आजकल तो 500 रुपये फीस नॉर्मल हो गई है। अब पर्चा बनवा लाए और वो पढ़ ली दवाइयां। पर्चा तो देखो, पर्चा कब तक चल जाएगा, कुछ टाइम बाद आप उसे पर्चे को फाड़ ही दोगे या वो पर्चा गल जाएगा या फट जाएगा, जो भी बात है। लेकिन अगर तुमने उसे पढ़ लिया तो आदमी क्या है, दवाइयों के नाम याद कर लेगा, फिर हमेशा के लिए उसको दवाई पता पड़ गई कि अरे भैया जब भी पेट में दर्द होगा तो ये पर्चा लेके पहुंच गया, ये दवाई दे दे, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए डॉक्टर ऐसी राइटिंग लिखते हैं। अब हालांकि सच्चाई क्या है वो हमें नहीं पता, हम लॉजिकल माइंड से बात कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए थी। अब कोडिंग डिकोडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है वो समझो। कोडिंग डिकोडिंग को पहले समझना पड़ेगा आपको कि कोडिंग डिकोडिंग किस तरीके से होती है। मैं देखो क्वेश्चन तो हाल शुरू करा दूंगा, क्वेश्चन आपको करना भी बता दूंगा, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग आएगी आपके नेचर से। आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतने आपको ये बनने लगेगी। क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग एक नॉर्मल क्वेश्चन में एक वर्ड को एक सर्टेन लैंग्वेज में कोड किया जाता है। अब इस वर्ड को इस वर्ड में कैसे कोड किया है, इसके पीछे कितने लॉजिक हैं? तो भैया लॉजिक होते हैं अनगिनत। मतलब अपने इंडिया में कितने पॉपुलेशन है? अपने इंडिया में करीब करीब 135 करोड़, अराउंड 140 हो गए अब तो। मतलब 135 करोड़ व्यक्ति, तो 135 करोड़ लॉजिक भी हो गए आपके, ये समझ लो। वो भी सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का अपना लॉजिक, हर व्यक्ति अपने तरीके से अपना लॉजिक बना सकता है, कुछ भी जो दूसरा व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। तो इतने सारे लॉजिक आपके सामने होंगे, लेकिन एग्जाम की लिमिटेशन ये होती है कि भाई एग्जाम में जो लॉजिक्स होते हैं वो नॉर्मली वही दिए जाते हैं, यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर इन लोगों के हिसाब से सोचेंगे तो इतने सारे लॉजिक तो कभी फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो उन लॉजिक्स पर आता है जो सिंपली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जेन्युइनली होने चाहिए, मतलब डिटेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी बना दिया और कर दिया। अब तो कोडिंग डिकोडिंग हम जनरल लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं। जैसे आप डेली लाइफ में भी कोडिंग कोडिंग का यूज खूब करते हैं। जैसे आप लोग स्मार्टफोन चलाते होंगे, सभी स्मार्टफोन चलाते हैं। सबके स्मार्टफोन में, अब स्मार्टफोन में लॉक भी लगा रहता है भैया, पैटर्न लॉक लगाता है, कोई फेस डिटेक्ट लगाता है, कोई फिंगरप्रिंट लगाता है, कोई डिजिट वाइज लॉक लगाते हैं, एटीएम कार्ड में लॉक लगता है ना। तो ये जो पैटर्न लॉक है ये क्या है? ये भी तो कोडिंग कोडिंग है। जब तक, जैसे मान लो आपने एक पैटर्न कोड सेट किया है एल, है, अब कोई दूसरा अगर आपका मोबाइल ऑपरेट कर रहा है तो जब तक वो ये सेम पैटर्न इसमें नहीं एग्जीक्यूट करेगा तब तक आपकी मशीन एक्सेस नहीं करेगी। एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालते ही क्या पैसा निकलने लगता है? नहीं निकलने लगता। जब तक आप पिन एंटर नहीं करेंगे मशीन विल नॉट एक्सेस।
जैसे पिन एंटर करोगे मशीन एक्सेस करेगी, लेकिन उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है कि अगर 3 बार गलत पिन डाल दिया तो फिर ब्लॉक हो जाएगा, बैंक से खुलवाना पड़ेगा। और यही सेम कोडिंग में भी होता है कि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं कर सकते। क्या है, तो कोडिंग में अगर किसी ने पहले कभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप लोगों ने ऐसा बहुत बार फेस किया होगा कि एक क्वेश्चन का आंसर आपने अपने लॉजिक के अनुसार निकाल लिया, ठीक है, लेकिन ऑप्शन जब देख रहे हैं तो ऑप्शन में आपका आंसर मैच ही नहीं कर रहा, जबकि आपको लग रहा है कि वो सही है, आपको लग रहा है कि हमारा लॉजिक सही है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। मतलब एग्जामिनर ने दूसरा लॉजिक सेट कर रखा है। इसका मतलब यह है कि मल्टीपल आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन के, लेकिन आपको उसी सही आंसर पे जाना है जो एग्जामिनर ने सेट कर रखा है। गलत आंसर से काम नहीं चलेगा। एटीएम का पासवर्ड पहले कुछ था, आपने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद भूल गए, अब बाद में सोच रहे हो कि यार पहले वाला पासवर्ड डाल के काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, वही डालना पड़ेगा जो सेट है। एक बार एक कहानी सुन लो, कोडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। एक बार एक शर्मा जी थे, शर्मा जी की कहानी हम बाद में बताएंगे तुम्हें। बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी कहते हैं। शर्मा जी नाम के एक व्यक्ति है, इनकी नौकरी लगी थी दिल्ली में। अब ये नौकरी कैसे लगी ये हम बताएंगे बाद में, लेकिन पहले समझो। अब ये शर्मा जी रोज सुबह सुबह अपने घर से कंपनी में जॉब करने जाया करते थे। घर से कंपनी बहुत दूर होती थी, दिल्ली का ट्रैफिक। तो एक दिन ये सुबह सुबह निकले अपनी फटफटिया लेकर, स्कूटर लेकर। अब जल्दी जल्दी में हेलमेट लगाना भूल गए। अगले ही चौराहे पर पुलिस वाले ने रोक लिया। शर्मा जी से कहा, तो भैया कहां उड़े चले जा रहे हो बिना हेलमेट लगाए? तो उसने कहा पर्ची कटाओ। अब शर्मा जी दिमाग लगाया, शर्मा जी तो टैलेंटेड इंसान, हमने दिमाग लगाया। उनने लगाया, उसको कुन्ने बुलाया साइड में, आओ कुन्ने में, खोपचे में 500 रुपए की पर्ची थी, 200 रुपए देकर मामला सेट कर दिया, ब्लैक मनी रिश्वत दे दी। अब जैसे ही शर्मा जी आगे जाने लगे तो उनके मन में ख्याल आया, यार ये तो बड़ा पंगा हो गया। अब ख्याल ये आया कि अभी ऑफिस तो बहुत दूर है, बीच में तो बहुत सारे चेक पोस्ट पड़ेंगे, तब क्या करूंगा? तो शर्मा जी ने इसी पुलिस वाले से पूछा, क्यों चचा जी बताओ यार, तुमने 200 रुपए तो ले लिए ठीक है, लेकिन आगे पुलिस वाला फिर रोक लेगा तो क्या करूंगा? तो ऐसे सबको 200 दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ तो दो प्रूफ। तो पुलिस वाले ने उसे सॉल्यूशन दिया, यहाँ बात तो सही कह रहा है। तो पुलिस वाले ने कहा, एक काम करना कि आज के दिन तुम्हें आगे कोई भी रोके तो उसको ये कह देना काला कबूतर। क्या कह देना? काला कबूतर। तो उसने मान लिया, शर्मा जी मान ही सकते थे उसकी बात, और क्या कर सकते थे उसको। बड़ा आगे पुलिस वाले ने रोका, हेलमेट कहाँ है, चालान कटाओ, नहीं काला कबूतर। शर्मा जी उड़ लिए, आगे फिर रोका, काला कबूतर उड़ लिए, और ऐसे उड़ते उड़ते पहुंच गए ऑफिस। अब ऑफिस में जाके बड़े खुश हुए। अब शाम को फिर लौटते में फिर काला कबूतर काला कबूतर काला कबूतर, और घर पहुंच गए। अब शर्मा जी को रात भर बड़ा प्रसन्नता हुई, भाई साहब की दिल्ली का कोड हासिल हो गया, दिल्ली पुलिस का कोड हासिल हो गया आज। अब साला झंझट ही खत्म, चालान मालान के रट्टे ही खत्म हुए, अब तो ये कोड बेच के कमाई करेंगे। अगले दिन शर्मा जी के हाथ में हेलमेट था, लेकिन वो जबरदस्ती हेलमेट को रखा भूल गया है। उन्होंने जबरदस्ती, यार नहीं अब तो चलो। सुबह सुबह पुलिस वाले ने रोक लिया, हेलमेट कहाँ है? शर्मा जी का साइड तो आओ, पन्ने में आप खोपचे में। वो क्या था, वो मनी मन में सोच रहा पुलिस वाला, साला सुबह सुबह किसने लूट लिया से, तो पता था। शर्मा जी ने उसे पन्ने में बुलाया, उसने बोला, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? अरे वो कान तो करो सर, कान 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 तो करो, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? उसने कान में, शर्मा जी ने कान में कहा काला कबूतर। पुलिस वाले ने मिला के दिया रेप्टाइल, वो कान लाल कर दिया और बोला, बेटा काला कबूतर तो कल ही उड़ गया, आज लाल बंदरिया है। बात समझ गए क्या हुआ? कि दिल्ली पुलिस का रोज कोड सेट होता था। अब तुम
नए कोड में पुराना कोड डालोगे तो क्या होगा, कान लाल हो जाएगा। ऐसे तुम 3 बार एटीएम में गलत पिन डालोगे तो क्या होगा, एटीएम लाल हो जाएगा तुम्हारा, ब्लॉक हो जाएगा मतलब। फिर वो दोबारा से कोड जनरेट कराना पड़ेगा। तो यही है कोडिंग का पैटर्न है, सिंपल सा। भाई कोड चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ऐसा मुश्किल है कि आपको जो मैं क्वेश्चन क्लास में बता रहा हूँ कोई सेम क्वेश्चन कभी, ये तो बहुत मतलब बहुत लक अच्छा होगा तो तुम्हारा सेम क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा, वैसे तो नहीं फंसेगा, लेकिन लॉजिक आपके वही फंसेंगे। ठीक है, अब देखो कोडिंग कितने टाइप की होती है वो समझो पहले। कोडिंग कई टाइप की है। सबसे टफ कोडिंग क्या होती है, वो किस एग्जाम में आती है उस पर बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको कोडिंग मिलेगी वर्ड टू वर्ड कोडिंग, ये बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा हर एग्जाम में पूछी जाने वाली कोडिंग यही है। पहले बैंकिंग एग्जाम्स में भी बहुत पूछी जाती थी, लेकिन अब बैंकिंग एग्जाम इससे आगे आ चुका है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग करते ही नहीं है। लेटर्स कोडिंग जैसे हम कहते हैं, ये अब वो लोग नहीं करते, लेकिन आपके एग्जाम में अभी भी ये जिंदा है बहुत अच्छी तरीके से। जितने भी तुमने एग्जाम देखे हो या फिर मैं बहुत सारे दिखा दूंगा, इसमें वर्ड टू वर्ड कोडिंग होती है, लेटर्स कोडिंग जिसे कहते हैं, मतलब एक वर्ड को किसी अनदर वर्ड में कोड करके देंगे और दूसरे वर्ड का उसी सेम वे में आपसे कोड पूछेंगे। अब रमन बात बिल्कुल नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब फिर आता है सेकंड, कोडिंग ऑफ वर्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइनीज कोडिंग। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर सेंटेंस दिया जाएगा आपको, सेंटेंसेस दिए जाएंगे, 3 सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें लिखा रहेगा ला के पो टा नी के, ऐसे कुछ करके आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और यहाँ पर सिंबल दिए जाएंगे उनके, और आपको कैच करना होगा, जिसे हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, मैसेज कोडिंग भी बोलते हैं और कोडिंग टू वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस कोडिंग क्या दी जाती है। नाउ फिर आती है कोडिंग ऑफ नंबर्स और ऑब्लिक सिंबल, मतलब कुछ नंबर्स को सिंबल्स को मिलाकर भी कोडिंग की जाएगी। देखें सब क्वेश्चन आपने देखे, देखो इस स्तर पर आते हुए जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनने सब हर कोडिंग का क्वेश्चन देखा हुआ। आपने कभी ना कोई क्वेश्चन तो कोडिंग के देखे ही होंगे, और ये वाले क्वेश्चन भी आपने देखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन बस आपको करते कैसे हैं ये अपन बताएंगे। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग सबसे सिंपल होती है, जिसमें कुछ इंडिकेशंस होती हैं, आगे आएगा। फिर आती है आपकी लेटर सिंबल इंडिविजुअल कोडिंग, जिसे कंडीशनल कोडिंग कहा जाता है। टेबल दी रहेगी, उसमें कंडीशन लगी रहेगी 4-5, उसके आधार पर आपको कोडिंग करनी होगी। ये कोडिंग वो सी प्रोग्रामिंग वाली नहीं है, ठीक है, ये अलग कोडिंग है, लॉजिकल माइंड वाली। मिक्स्ड कोडिंग, ये जो हरी नीली नीली दिख रही है ना, ये ओनली फॉर बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, कैट एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बड़े बड़े लेवल के एग्जाम देना चाहते हैं वो उनके लिए। मैं आपको थोड़ी सी झलक जरूर दिखाऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम में अभी तक ये आई नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं है। ठीक है, आपके जो सीआरटी बैच के जो एग्जाम है, वो उन किसी भी कंपनीज ने इस कोडिंग तक अभी अप्रोच नहीं की। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फ्री रहना है इससे, लेकिन क्वेश्चन जरूर देखना, आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखना कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स कितनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी झेलते हैं, उनके एग्जाम में बहुत आती है। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्या लिख रहे हो, आपको कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन किस कोडिंग से है, ये क्वेश्चन किस कोडिंग है, कभी नहीं। तुम तो बस देखो इतनी वैरायटी होती है कोडिंग में, 6 वैरायटी टोटल। ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी पास करनी है। लेकिन सबसे पहले आता है हमारा वर्ड टू वर्ड कोडिंग, मेन यही है, सबसे ज्यादा बार बार आपसे यही पूछी जाएगी, और ये अगर आपको आ गई तो कम से कम 70% कोडिंग आपको आ जाएगी। पूरी जान इसी के अंदर बसी है जो आज अपन सीखने वाले। लेकिन वर्ड टू वर्ड कोडिंग को सीखने के लिए सबसे पहले आपको लेटर्स को याद रखना। लेटर्स जैसे अल्फाबेट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, किसकी क्या रैंकिंग है, कैसे हैं, रिवर्स ऑर्डर में, फॉरवर्ड ऑर्डर में, सब कुछ याद रखना है। अब क्या क्या सीन है, क्या क्या होते हैं अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स आपके सामने रखे हुए हैं, सिर्फ ये होते हैं अल्फाबेट और कुछ भी नहीं, नथिंग। हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ओनली 26 अल्फाबेट हैं और कुछ भी नहीं, जो कि 1 से लेकर 26 तक की नंबरिंग पर आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है कि इनको रट लो, याद कर लो, घोंट लो बिल्कुल। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि रट जाओ तो तुम रट नहीं पाओगे। आज तुम चलो, अगर ऐसे मेहनत करेगा कि H8 P16 तो तुम्हें अभी 1-2 दिन तक तो याद रहेगा अच्छे से, लेकिन तीसरे चौथे दिन भूल जाओगे। परसों शाम को 6:30 बजे फिर भूल जाओगे, मुहूर्त भी निकाल दिया मैंने तुम्हारा लो। तो इसको याद नहीं, एक्चुअली इन चीजों को याद नहीं रखना पड़ता है, इन चीजों पर काम करना पड़ता है। और मैं
अब तुम लोग क्या करते हो, याद रखने के लिए रट्टाफिकेशन मेथड लगाते हो। रट्टाफिकेशन मेथड नहीं लगाना है। याद रखने के और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मेमोरी मेथड्स होते हैं, उन सबको यूज करना है। जिसमें से एक मेमोरी मेथड होता है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इसको यूज करेंगे। और मैं अगले 5 मिनट में तुम्हें ये एबीसीडी का डर हटा दूंगा। ये अगले 5 मिनट में तुम्हें एबीसीडी याद होगी बहुत अच्छे से, अगले 5 मिनट में गारंटी है। लेकिन 5 मिनट तब शुरू होंगे जब मैं कहूंगा, ठीक। लेकिन उससे पहले एक बार ये देख लो कि स्पीड क्या होनी चाहिए। उससे पहले एक बार ये देख लो कि स्पीड कैसी होनी चाहिए तुम्हारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते समय। जैसे कोई भी वर्ड बोलो, एक लंबा चौड़ा सा बढ़िया इंग्लिश का। अरे यार तुम सिंपल से वर्ड बोल दो, ये लो, है बड़ा। अब देखो नंबरिंग कैसे होती है, कितनी स्पीड में होती है देखना। जैसे एक ट्रांसफार्मर है, एक वर्ड लिखा है ट्रांसफार्मर, बड़ा वर्ड है, ठीक है। आपके मन में कोई आ जाए तो बता देना मुझे, मैं वो करता हूँ, ठीक है। अब स्पीड देखो कैसी होनी चाहिए, स्पीड तुम्हारी कितनी तेज होनी चाहिए नंबरिंग करते समय, वो ध्यान रखो। जैसे ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा पेन चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि रफ शीट तुम्हारे सामने रखी है, स्क्रीन तुम्हारी ऊपर है। पेन चालू हो जाना चाहिए यहां से। जैसे जैसे टी देखा 20, 18, 1, 14, 19, 6, 15, 18, 13, 5, 18 खत्म। इतनी स्पीड में आपकी नंबरिंग होनी चाहिए, इतनी स्पीड में। रिवर्स ऑर्डर बहुत तेजी से आना चाहिए। रिवर्स मतलब टी का अपोजिट क्या होता है, टी का जी, आर का आई, ए का जेड, एन का एम, एस का एच, एफ का यू, ओ का एल, आर का आई, एम का एन, ई का वी, आर का आई, ऐसे इनकी भी नंबरिंग। ये क्या है, आई है ना, 9, 26, 13, 8, 21, 12, 9, 14, 22, 9। बहुत तेजी से नंबरिंग होगी, फुल स्पीड में मौका। अब ये चीज पता है 5 सेकंड का खेल है। 5 सेकंड में ये चार नंबर, 4 वर्ड मिलेंगे आपको, 4 वर्ड। 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, 4 वर्ड की नंबरिंग करके रखनी होगी आपको। 4 नहीं, 3 वर्ड की, सब चौथा तो आपको निकालना पड़ेगा। 3 वर्ड की नंबरिंग इन 5 से 10 सेकंड में करनी है। स्पीड शुड बी हाई, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने का ऑन एन एवरेज 40 सेकंड टाइम है, उसको हमें स्प्लिट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर खेल खत्म भाई। तो क्या होता है कि क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, तो लोगों को पता। आज अगर मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ दूंगा सामने कि इस वर्ड को ऐसे कोड किया, इस वर्ड को ऐसे, तो आप लोग क्या रैंडम लॉजिक लगाने बैठेंगे, रैंडम। कुछ लोग एबीसीडी याद करने में विश्वास नहीं रखेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि सर हम तो पेपर के पीछे लिख लेंगे, एबीसीडी 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेंगे। अरे तुम पेपर के पीछे लिख लोगे, लेकिन क्या स्पीड कहां से लाओगे। अब जैसे कोई वर्ड लिखा है TRAIN, अब उसके लिए टी देखने के लिए सबसे पहले तुम्हारी नजर तो टिकेगी नहीं, तुम सबसे पहले टी ढूंढोगे, टी का है, तब मिलेगा तुम्हें 20, तो 20, फिर पन्ना पलटोगे, फिर 8 ढूंढोगे, फिर 8 ढूंढोगे, ऐसे। एक करने के लिए तुमने 15 से 20 सेकंड वेस्ट कर, ये टाइम वेस्टिंग है, ये नहीं करना है एग्जाम। ओरल, सब कुछ ओरल। अब ये चीज याद कैसे करते हैं वो समझो। रिवर्स ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर दो चीजें हैं। सबसे पहले आधी घंटे शुरू के पूरी तरीके से इसको दे दो। अब इन्हें कैसे याद किया जाता है, विजुअलाइजेशन याद किया जाता है, रट्टा बट्टा नहीं मारना है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी उठाओ और यहां से आपका काम शुरू होता है, ठीक है। अपनी कॉपी में कोडिंग हेडिंग डाल के फॉरवर्ड ऑर्डर लगा के ये लिख दो सीक्वेंस। अब देखो यहां पर जो एबीसीडी लिखी हुई है वो एक स्पेशल सीक्वेंस में लिखी हुई है। कैसे कि ए से लेकर एम तक सेम इंटरवल में, और फिर एम के सामने जस्ट एन आएगा। सुनना, ये कंटिन्यू में मत लिख देना, कुछ भी मत लिख देना। ए से एम तक, एम के सामने एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और फिर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इतना कर लो जल्दी से, टेक योर टाइम एंड गेट दिस आउट फास्ट। और देखो भाई, जितने भी ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं वो ध्यान रखें कि आज 3 मीटिंग होंगी, है ना। 5 to 7 है ये, 5 to 7 PM।
अगर कोडिंग कोडिंग अच्छी करनी है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप रुको नहीं रुको, ये आप खुद डिसाइड कर लो, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है तो बैठो और मजे लो, बहुत आराम से चैप्टर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, हर पेपर में, कोई सा भी पेपर उठा लो किसी भी कंपनी का, 4 से 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग कोडिंग से आते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, लिख दिया। अब सुनो, लिख दिया हो तो बस पेन कॉपी छोड़ देना, अब बिल्कुल टच मत करना। 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में अपन काम शुरू करते हैं। तो 5 मिनट आपको मैंने बोले थे, 5 मिनट लगेंगे, राइट, देख लेना कैसे। तो देखो, सबसे पहली बात, आप में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको ए बी सी डी और जेड का ऑर्डर याद ना हो। ऐसा कोई है क्या कि ए का, बी का, सी का, डी का और जेड का ऑर्डर याद ना हो? क्योंकि ए बी सी डी तो सब एबीसीडी आपकी यहाँ आती है, एबीसीडी A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे और Z26 पे, ये तो हमें सबको पता है, इनकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें बीच वालों की है। अब बीच वाले कैसे? बीच वालों के लिए मैं आपको एक बुक का एक वर्ड बताता हूँ, ईजॉटी। बुक में एक वर्ड लिखा रहता है, जो बुकें सिखाती है ना वो ये सिखाती है, ईजॉटी। ईजॉटी मतलब एक वर्ड है, पूरा कंबाइंड वर्ड याद रखना, ईजॉटी के नाम से, ईजॉटी। ये एक्चुअली क्या है, स्पेशलिटी इनके अंदर 5, 10, 15, 20 और 25, ये 5, 10, 15, 20, 25, 5 के मल्टीपल वाले प्लेस को कवर करते हैं। अब देखो, ये रटने वाली चीज है एक्चुअली, और इसमें स्पीड कैसे वेरी करती है ये देखना, थोड़ी देर में आपको अलग ही फर्क महसूस होगा कि रटने में और इमेजिनेशन में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिया सब, ए बी सी डी और जेड का किसी को कोई दिक्कत है नहीं। ईजोटी एक वर्ड है जो आपको 5, 10, 15, 20, 25 की याद दिलाएगा। अब इसका रट्टा खत्म, इसका रट्टा खत्म, इसका टेंशन खत्म, इसका टेंशन खत्म और इसका भी टेंशन खत्म। अब बाकी की जो वर्ड है, इन्हीं में तो दिक्कत है, मेन दिक्कत तो इन्हीं में ही है। ये कैसे याद करेंगे? तो इनको याद करने के लिए अब हम एक इमेजिनेशन वाला मेथड लगाएंगे। क्या है, जो भगवान ने जो हमें स्ट्रक्चर दिया है ना, वो सीक्वेंसली दिया हुआ है, सीक्वेंसली। लेकिन तुम लोग क्या थर्ड चीज का यूज करते हो, उससे पहले जो और भी चीजें उनका यूज करते नहीं हो। जैसे एक ह्यूमन स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले भगवान ने क्या दिया था? क्या दिया था? ब्रेन, ब्रेन, दिमाग, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत है। लेकिन आदमी उसका यूज नहीं करता। दिमाग के बाद जो नीचे हिस्सा आता है वो क्या आता है? आंखें। ये भी हमारी चीजों को याद रखती हैं, लेकिन आदमी इसका भी यूज नहीं करता। फिर इसके बाद जो हिस्सा आता है वो क्या आता है? ईयर। आदमी इसका भी यूज नहीं करता। 3 चीजों का देखो, जो ऊपर से सीक्वेंस चला आ रहा है, इनका यूज ही नहीं करता। फिर आता है नोज, फिर आता है मुंह, फिर आता है हैंड। और बचपन से हमें ये चीज सिखाई जा रही है सबसे लो क्वालिटी वाली, कि लिख लिख कर याद करो, और वही तुम यूज कर रहे हो। तो लिख लिख कर याद करने वाली प्रथा जो है वो खत्म करो। ये याद नहीं होगा लिख लिख के, ठीक है। लिख लिख कर याद नहीं करना है, ठीक है। अब कैसे याद करना है उसका प्रोसीजर समझ। हम भाई दिमाग तो नहीं चला पा रहे अपना, कोई बात नहीं, लेकिन आंखें तो चला सकते हैं ना। सबकी आंखें तो ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई जिसकी आंखें खराब हो, दिक्कत हो आंखों में? सबकी आंखें तो ठीक है ना। तो आंखों का यूज करेंगे बस, और किसी का नहीं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंखों का यूज करना और क्वेश्चन को समझना, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको समझना, फेस करना, ठीक है। तो एक्चुअली बात ये है कि हमें F और 6 को कनेक्ट करना है आपस में। F और 6 जो है आपस में कनेक्ट करने हैं, मतलब हमें F पर 6 को याद रखना है, 6 पर F को याद रखना है। अब इस प्रोसीजर में बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, लेकिन तुम टेंशन मत लेना। मैं कह रहा हूं ना, 5 मिनट बस, आपको ये 5 मिनट पूरी तरीके से मेरी बात समझनी है और कुछ नहीं। दिमाग नहीं चलाना अपना, दिमाग चलाओगे दिक्कत हो जाएगी। दिमाग नहीं चलाना, जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसा कर लो, बिल्कुल टेंशन मत लो क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, बस जैसा कह रहा हूं वैसा करो, 3 मिनट में स्टार्ट कर दो। तो लिसन, तो ये 6 है और ये F है, तो F पर 6 है, 6 पर F है, हमें इसे कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, देखो F में 6 देखने की कोशिश करो। कैसे? F को उल्टा कर दिया, और उल्टा करने के बाद इसको ये जोड़ दो, डिजाइनिंग कर ली थोड़ी। अब आप देखो जरा, F में 6 दिख रहा है? डिजिटली देखो थोड़ा सा, कंप्लीट तो नहीं दिखेगा, डिजिटली देखने की कोशिश करो। F में 6, 6 में F दिख रहा है? ठीक, खत्म, बस बात खत्म। अब G में आपको 7 देखना, G में आपको 7 देखना, 7। तो देखो G ऐसे बनता है, ऐसे। अब इसकी गुंडी में देखो 7 बन रहा है, 7।
G7 7G, तो G में क्या बनना है 7। H पे आपको 8 बनाना है, तो H पे 8 बनाना बहुत आसान है, ऊपर से जोड़ दो नीचे भी से जोड़ दो, तो H पे 8, देखो बस देखो क्या H में आपको 8 दिख रहा है, आपने कहा ऊपर से भी कनेक्ट कर दिया नीचे भी कनेक्ट कर दिया, रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही 8 दिखता है। देन अब I पे 9 आता है। अब देखो बचपन से बहुत सारे बच्चे हैं जो I को ऐसे लिखते हैं, I को ऐसे लिख रहे हैं बच्चे, लिख क्या रहे हैं 9, और बोल रहे क्या है I, नहीं लिखा बचपन में सबने एप्लीकेशन लिखी I beg to say that I am suffering from fever from the last night, so kindly grant me leave for 2 days because of my अम्मा की शादी in the village। चले जाते शादी में 10-10 दिन तक शादी मना रहे हैं, पढ़ने का तरीका है 10 दिन तक आप शादी मनाओगे तो बस आपकी शादी खतरे में। नेक्स्ट J10 इजोटी का काम हो चुका था, अब K पे 11, तो 11 पे K देखना है कैसे बनेगा समझो। तो 11 क्या होता है, 2 डंडे, मतलब एक डंडा सीधे एक डंडा ऐसे तोड़ के लगा, ऐसे तोड़, अब इसको अगर ऐसे स्प्रेड करूंगा इसको ऐसे स्प्रेड करूंगा क्या बन जाएगा 11, एक डंडा सीधे एक डंडा तोड़ के, K पे 11 11 पे K। L, अब यहां से थोड़ा रिदम चेंज करते हैं, रिदम मतलब ये L जो है प्रोनाउंसिएशन से आएगा, प्रोनाउंसिएशन। L को इंग्लिश में बोलते हैं 12, 12 हम बोलते 12, बोलते हैं 12 लेकिन हम बोलते 12 12, तो 12 को अगर 5 बार बोलोगे 12 12 12 12 12 तो अपने आप ही उसमें L का प्रोनाउंसिएशन होगा। विदाउट L यू कांट से 12, बोल के देख लो विदाउट L 12 12 बतख बन जाओगे 12 टैकर 12 12 12 L 12 12 L L 12 12 L, दैट्स इट। अब आती है बात 3 13 और 23, ये पूरा एक बंच है समझना, 3 13 और 23। देखो एक्चुअली 3 पर क्या होता है ये तो सबको पता है सी, इस पे तो कोई किसी को डाउट ही नहीं है। अब जब मैं 3 को सीधा कर दूं तो क्या बन जाएगा, ऐसे 3 को ऐसे टेढ़ा करके रख दिया मैंने, ऐसे 3 3 ही तो रखा है, ये क्या है ये M, दैट इज ऑन 30। 3 को उल्टा करके रख दो, इट इज ऑन 20। 33 नाम की कोई चीज होती नहीं है। 3 फॉर C, 3 को सीधा करेंगे 13 M और 3 को उल्टा करेंगे W, 23, दैट्स इट। तो यहां तक का एक सिनेरियो आपका पूरा खत्म, ठीक, लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करना। नाउ लिसन, अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी लेकिन कैसे समझे। N फॉर 14, लेकिन 14 पर हमें अगर सिर्फ 4 ही दिख जाए तो भी काफी है। तो 14 देखो 14 में आपको N कनेक्ट करना है, लेकिन रोमन नंबर में 4 कैसे लिखते हैं पता है, रोमन नंबर में आप 4 ऐसे लिखते हो 4, रोमन नंबर में 4 ऐसे लिखते हैं तो क्या बन गया ये बन तो रहा है N, बोल रहे हो तुम 4, तो N फॉर 14, N फॉर 14 ऐसे बोलना है। बाकी और भी तरीके थे, पहले हम ऐसे भी सिखाते थे कि देखो आजकल क्या है, बहुत से लोग जल्दी में 14 का सिर्फ 4 लिखना है, 4 कैसे लिखते हैं ऐसे, आजकल कॉम्पिटिशन का जमाना है तो जल्दी जल्दी में लिखते हैं 4 ऐसे, 4 ऐसे लिखते हैं 4, ये देखो लिख 4 रहे हैं लेकिन बन क्या रहा है N, जल्दी जल्दी में 4 लिखोगे तो क्या बनेगा N बनेगा, N फॉर 14, दैट्स इट, इतना काफी है। इजोटी में चला गया है। अब ये 4 वर्ड जो है रिपीटेशन में जाएंगे, रिपीटेशन में अब देखना ध्यान देना पूरा। P पे आया 16, हमने कहा P पे 16 का 6 याद कर लो, तो P को उल्टा किया तो डायरेक्ट 6 दिख रहा है, एक 6 हमें और दिख रहा था किस पे F पे, लेकिन इतना तो हमें कॉमन सेंस है कि ABCD में F पहले आता है P बीच में आता है, और 26 के बारे में कोई कंफ्यूजन है नहीं, इतना तो कॉमन सेंस अभी में है कि ABCD में F पहले आता है, मतलब 6 वाला F है 16 वाला P है, तो 2 वर्ड आपके P 6 पे आ रहे हैं, एक F और एक P, तो F is so called 6 and P is so called 16, then it is 17, तो अपन को Q में 17 देखना है। अब देखो कितनी जबरदस्ती दिखाएंगे, नहीं दिख रहा होगा तब भी दिखाना पड़ेगा, देखो कैसे। अब क्या कुछ चीज जबरदस्ती भी देखनी पड़ती है, लेकिन कैसे, ऐसे देखो Q में 7 देखेंगे, Q में 7 देखो, Q में 7 ये दिख रहा है 7 ऐसे, ये कितना जबरदस्ती किया इसके साथ, कितना जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती करा रहे हैं भैया, ये तो सीधी सी बात है। Q में 7 दिख नहीं जाता लेकिन दिखा रहे हैं,
टेंशन मत लो, ये सबसे ज्यादा जल्दी यही याद होगा, सबसे तेजी से यही याद होगा। आर, आर इज सोकॉल्ड 18, तो आर पे 8 आप ऐसे भी देख सकते हो, छोटा आर बनाओगे तो भी 8 देख सकते हो, देख लो। छोटा स्मॉल आर बनाते हो तो कैसे देखते हैं, ऐसे भी तो देख सकते हैं 8, तो आर 18।